ठेले पर हिमालय, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित वितान भाग 2 नामक पुस्तक से लिया गया है। ठेले पर हिमालय डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत श्रेणी का संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का रोचक वर्णन किया है। अब बात आती है कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। तो यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करते समय लेखक द्वारा प्राप्त अनुभव को पाठकों तक पहुंचाने के लिए जिस निबंध शैली का प्रयोग किया जाता है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो उस स्थान पर या उस यात्रा के दौरान हमारा अपना जो अनुभव होता है, हम अपने मित्रों द्वारा के साथ या अपने परिवार के साथ उस अनुभव को क्या करते हैं, साझा करते हैं। लेकिन जो साहित्यकार होते हैं या जो लेखक होते हैं उसको क्या करते हैं, लिख कर साझा करते हैं। वो चाहते हैं कि उस अनुभव से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को उस अनुभव के विषय में पता चले। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर में भी कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, कुछ लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने प्रयास किया है कि इस पाठ में आए हुए सभी प्रश्नों के उचित उत्तर को आप तक पहुंचाऊं, जिससे आपको इस पाठ से संबंधित नोट्स बनाने में आसानी हो। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में प्रथम प्रश्न है, लेखक कौसानी क्यों गए थे। आपने इस पाठ को जब पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि बर्फ़ को बहुत निकट देखने के लिए, बर्फ़ को बहुत निकट से देखने के लिए लेखक कौसानी गए थे। ठीक है, मैंने बताया था शुरुआत में कौसानी कहाँ पे है, ये एक उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में ये हिल स्टेशन है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा वहाँ ठंड ज़्यादा होती है और वहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है। ठीक है, तो उसी बर्फ़ को निकट से देखने के लिए लेखक कौसानी गए थे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौसानी कहाँ बसा हुआ है, उस स्थान की क्या विशेषता है। यहाँ पे दो प्रश्न एक साथ पूछ दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि कौसानी कहाँ बसा हुआ है और वहाँ की क्या विशेषता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कौसानी सोमेश्वर घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर उत्तराखंड में स्थित है। उस स्थान की विशेषता यह है कि वहाँ हरे मखमली कालीनों जैसे सुंदर खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते और बेलों की लड़ियों सी नदियों का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। यह जो प्राकृतिक सौंदर्य है लेखक को कहाँ मिला था, कौसानी के क्षेत्र में मिला था, जहाँ लेखक कौसानी पहुँचे थे तब। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, खानसामा ने सबको खुशकिस्मत क्यों कहा। इसका उत्तर क्या होगा। खानसामा ने सबको खुशकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि उनसे पहले 14 टूरिस्ट आए थे। टूरिस्ट मतलब पर्यटक, पर्यटक मतलब जो यात्रा करते हैं। जैसे आप अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं घूमने के लिए।
ठीक है, वहाँ रहने के लिए नहीं, बसने के लिए नहीं, सिर्फ वहाँ पे हम उद्देश्य क्या होता है पर्यटकों का कि हमें वहाँ पे घूमना है, वहाँ के जो प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है, उनका दर्शन करना है, उनको देखना है और फिर चले आना है। ठीक है, उन्हीं को लोग टूरिस्ट या पर्यटक कहते हैं। तो खान सामा मतलब क्या होता है? कुक जिसे कहते हैं इंग्लिश में, खाना बनाने वाला या रसोइया। ठीक है, तो खान सामा ने सबको खुशकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि उनसे पहले 14 टूरिस्ट आए थे, उन्हें बर्फ़ के दर्शन नहीं हुए और लेखक के आने पर बर्फ़ के दिखने के आसार बन रहे थे। देखिए, बर्फ़ का दर्शन मौसम के ऊपर का निर्भर करता है। ठीक है, उस समय की का वातावरण कैसा है, उस समय का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है। तो हो सकता है जब ये 14 पर्यटक या 14 टूरिस्ट कौसानी गए थे तो वहाँ पर वैसा मौसम ना रहा हो कि उन्हें बर्फ़ के दर्शन हो जाएं, लेकिन लेखक के जाने पर वहाँ बर्फ़ दिखने के आसार बन गए थे। ठीक है, आइए प्रश्न 4 देखते हैं। लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर हिमालय से किस रूप में भेंट की? यहाँ एक शब्द आया है बैजनाथ, और हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं ना। नैनीताल से कौसानी हमने पढ़ा था। यात्रा वृत्तांत कहाँ का है? जब लेखक नैनीताल से कौसानी की यात्रा कर रहा था। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि बैजनाथ कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो लेखक ने, इसका उत्तर देखते हैं कि लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर वहां बहती हुई गोमती नदी की उज्ज्वल जलराशि में हिमालय का छाया रूप में दर्शन किया। ठीक है, लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर वहां बहती हुई गोमती नदी की उज्ज्वल जलराशि में हिमालय का छाया रूप में दर्शन किया। आइए देखते हैं आगे। अब आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं पहले। तो पहला प्रश्न है कि कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। अब यह तो एक कथन है, अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वह रास्ता किस रास्ते की ओर संकेत करता है। ठीक है, मतलब उपर्युक्त लाइन में या उपर्युक्त पंक्ति में जो वह रास्ता एक शब्द आया हुआ है वह किस रास्ते की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका उत्तर देखते हैं। वह रास्ता से तात्पर्य कौसानी की ओर जाने वाले रास्ते से है। ठीक है, फिर है रास्ता कष्टप्रद, सूखा और कुरूप क्यों लगा। इसका उत्तर होगा रास्ता कष्टप्रद, सूखा और कुरूप इसलिए लगा क्योंकि उस रास्ते पर पानी का कहीं नाम निशान नहीं था। सूखी भूरे पहाड़ ही थे और हरियाली कहीं भी नहीं दिख रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न है कि कोसी से कौसानी के बीच लेखक को किन दृश्यों ने आकर्षित किया। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि कोसी से कौसानी के बीच लेखक को रास्ते में सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत और सोमेश्वर की सुंदर घाटी के दृश्य ने आकर्षित किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह किसी दूसरे लोक में चले आए हैं। तो इसका उत्तर होगा कौसानी का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर लेखक को लगा कि वह किसी दूसरे ही लोक में चला गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, सबसे पहले बर्फ दिखाई देने का वर्णन लेखक ने कैसे किया? इसका उत्तर होगा, कौसानी पहुंचने पर लेखक की निगाहें बादलों में बर्फ को तलाश रही थी। तभी लेखक ने देखा कि बादलों में वह कौन सी चीज़ है जो अटल है। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। लेखक हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ, वह देखो। तो यह था लेखक का प्रथम अनुभव। किसका? लेखक का। क्यों? बर्फ देखने पर, मतलब पहली बार बर्फ दिखने पर लेखक ने की प्रतिक्रिया यही थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, लेखक को ठेले पर हिमालय शीर्षक कैसे सूझा? इसका उत्तर होगा, एक दिन लेखक अपने मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़ा था। तभी ठेले पर बर्फ की सीलें लादे हुए बर्फ वाला आया। लेखक ने उस बर्फ से उड़ती हुई भाप को देखा। उस उठती हुई भाप में खोए हुए ही लेखक के मन में एक शीर्षक कौंधा था, ठेले पर हिमालय। इस प्रकार लेखक को ठेले पर हिमालय शीर्षक सूझा। प्रश्न संख्या 5, सूरज के डूबते ही सब गुमसुम क्यों हो गए? इसका उत्तर होगा, सूरज के डूबते ही सब गुमसुम इसलिए हो गए क्योंकि अंधेरा होने लगा था और घाटियाँ गहरी पीली होने लगी थीं और शिखरों की हिम रेखाएं धूमिल होती जा रही थीं। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, लेखक ने यह क्यों कहा कि लगा जैसे ठगे गए हम लोग? तो इसका उत्तर होगा, कौसानी के बस अड्डे पर पहुंचने पर लेखक को एक छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव दिखा। वहां बर्फ का कहीं नाम निशान नहीं था। इसलिए लेखक को लगा कि ठगे गए हम लोग, क्योंकि लेखक ने इसकी कल्पना नहीं की थी। लेखक तो वहाँ पे बर्फ़ देखने के लिए गया था। उसने कुछ और ही सोचा था कि वहाँ पे बहुत दिव्य वातावरण होगा, ठीक है, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा होगा। लेकिन जब लेखक को ऐसा नहीं दिखा तो उसको क्या लगा, कैसा लगा कि ठगे गए हम लोग, कि हम लोग के साथ कुछ धोखा हुआ है। ख देखते हैं कि कलाई में लपेट लूँ, आँखों से लगा लूँ, ऐसा लेखक ने कब कहा था? जब लेखक, इसका उत्तर क्या होगा, बेलों की लड़ियों सी नदियों को देखकर लेखक के मन में ऐसा विचार आया कि उन्हें कलाई में लपेट लो या आँखों से लगा लो। कहने का मतलब ये कि जब वहाँ पर बेलों की लड़ियों से मतलब क्या होता है, जो लड़ियाँ होती हैं वो बिखरी हुई होती हैं, ठीक है, बहुत सीधी होती नहीं है। तो वहाँ पर जो नदियाँ थीं, नदियों का पानी बहुत साफ़ था और जो उनका प्रवाह था वो कैसा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बेल का फूल जो होता है, बेलों का फूल जो होता है क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है ना। तो लेखक को यह एहसास हुआ कि वो लड़ियाँ नदी की धाराएं न होकर वो बेलों की लड़ियाँ हैं। तो उसके अंदर लेखक के मन में यह भाव जागृत हुआ कि उसको क्या करें, बेलों की लड़ियों को अपने कलाई में लपेट लूं या उसको आँखों से लगा लूं।